हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बढ़िया से अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हेलो ब्यूटी, हेलो जनाब, हेलो जी, हेलो 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 बच्चों, हेलो, कैसे हो? हेलो पूजा जी, हेलो गिस्सू, हेलो धर्मेंद्र, गुलफाम, फलक, ज्योति, श्रेया, बुशरा जी, हेलो पंकज, आकांक्षा जी, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सब? आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। दिव्या जी बेटा, अभी तक अपलोड नहीं हुआ क्या? हो ठीक है, अभी इस क्लास के बाद में बात करें, इस क्लास के बाद में बोल दूंगा, ठीक है? ओके, हेलो सोनी जी, हेलो शालू, हेलो 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 विशाल, हेलो पवन, अंकित, जोसेफ, विशाल, जुनेद, राजेश, सब एकदम मस्त मजे में बेटा। हेलो जी, हेलो, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर एकदम स्वस्थ है, मस्त है और बढ़िया से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक? हाँ जी। लाइफ में फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक फील किया? हाँ, कल आया था ना, दिल्ली में भी आया था। हाँ जी। हेलो बेटा, हेलो, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे। आपका ये आने वाले साल बहुत अच्छे रहें, एकदम मस्त रहें, एकदम शानदार रहें। हाँ जी, आ जाइए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मस्त, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। शुभ संध्या बेटा, शुभ संध्या। ओके, हाँ जी। तो आइसोमेरिज्म में हमने काफी कुछ पढ़ लिया। आइसोमेरिज्म के अंदर हमने ये देख लिया कि भाई संरचनात्मक समावयवता क्या होता है, चलावयवता क्या होता है, और त्रिम समावयवता के अंदर हमने ये देख लिया ज्यामितीय समावयवता क्या होता है, ज्यामितीय समावयवियों कि हम कौन से यौगिक ज्यामितीय समावयवता दर्शाएंगे उनके बारे में बात कर ली। ज्यामितीय समावयवियों की गणना कैसे करते हैं वो हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद ज्यामितीय समावयवियों का नामकरण कैसे किया जाता है, सिस ट्रांस कैसे देखते हैं, अगर समान समूह द्विबंध के एक ओर हो तो सिस, अपोजिट ओर हो तो ट्रांस। लेकिन अगर सिस ट्रांस से काम न बने तो फिर हम नामकरण देखते हैं इजेड। इजेड अगर उच्च प्राथमिकता वाले समूह या उच्च वरीय समूह समान ओर हो तो Z, अपोजिट ओर हो तो E। और ये EZ विन्यास कैसे देखते हैं बेटा? CIP रूल के आधार पर, CIP रूल के आधार पर, CIP रूल के आधार पर, ठीक है? CIP रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि यार द्विबंधित परमाणु से जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है सबसे पहले उसको वरीयता देंगे। परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार के आधार पर देख लो। फिर अगर पहला परमाणु समान हो तो देन चेक द नेक्स्ट एटम, और अगर बहुबंध है तो उनको काल्पनिक एकल बंधों में कन्वर्ट करो, फिर वरीयता दो। तो ये कुछ हमने वरीयता के नियम के अंदर देखा। सिन एंटी एजो में और यहां पर ऑक्सीम वाले संकुलों में देखा जाता है, उन यौगिकों में देखते हैं। हाँ जी, सबके कमेंट देखता हूं भाई, सबके कमेंट देखते हूं, सबके कमेंट देखता हूं। सर आपको पता है एक गर्ल गायब हो गई, पार्सल ने बताया। बेटा मेरे को तो नहीं बताया यार, मुझे नहीं पता, ठीक है? ओके, हाँ जी। टेंशन हो रहा है, किस बात के लिए टेंशन हो रहा है बेटा? सर आपके यहाँ भूकंप आया था, दिल्ली में आते रहते हैं, ठीक है? दिल्ली में भूकंप है, दिल्ली में पोल्यूशन है, बहुत है बेटा यहाँ पे, ठीक है? तो दिल्ली का काम है, दिल्ली वालों के लिए। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अरे भाई मैं किस किस के जवाब दूं भाई, मेरे रिप्लाई नहीं दे रहे हो बेटा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी, ओके। अच्छा, कल मैंने 103 क्वेश्चन कर लिए, वाह 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 बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, हैप्पी बर्थडे जी, हैप्पी बर्थडे बेटा, हैप्पी बर्थडे है हर्षिता जी। ओके, नायरा जी, ओके। आप लखनऊ से थे तो फिर आए नहीं मिलने आप बेटा, ठीक? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं आगे कारवां को। हाँ, तो बेटा आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे समावयवता के लेक्चर नंबर 6 के बारे में, और आज का लेक्चर वाकई में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आज आप प्रकाशिक समावयवता के अंदर घुसने वाले हो, कुछ बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। तो आज का लेक्चर देवियों सज्जनों बढ़िया से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे सारी बातों को समझिएगा। होमवर्क नहीं आया है, होमवर्क मैंने खुद ने डाला है। कैसे नहीं आया है? मैंने डाला है होमवर्क, ठीक है? ओके, और अगर नहीं आया है तो लेट आ जाएगा, पर आ जाएगा, आज तो मैंने होमवर्क खुद ने डाला है। हाँ जी, अब यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? प्रकाशिक समावयवता पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं।
तो हेडिंग डाल लो प्रकाशिक समावयवता। हाँ जी, प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। तो बच्चों प्रकाशिक समावयवता लेक्चर 3 का होमवर्क नहीं आया। अरे अगर लेक्चर का होमवर्क नहीं आया तो आपको पीडीएफ दे रखी ना, उस पीडीएफ के क्वेश्चन लगा ले मेरे लाल, पीडीएफ के क्वेश्चन लगा ले। हाँ जी, नहीं पढ़ाया है बेटा योगेश, अभी साथ में पढ़ाऊंगा रेडोक्स, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो अब जरा देखो ध्यान से, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बढ़ा दिया था। मैंने लास्ट क्लास में आपको यह बता दिया था कि प्रकाशिक सक्रिय यौगिक क्या होता है और प्रकाशिक सक्रियता क्या होती है। तो मैंने आपको उसमें यह बताया था कि जो यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को परिवर्तित कर देंगे प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाएंगे, और यह गुण प्रकाशिक सक्रियता कहलाएगा। ओके, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? ऐसा प्रकाश जिसके सभी कण एक ही तल में कंपन करते हो, या तो ऊर्ध्वाधर तल में या क्षैतिज तल में, किसी भी एक तल में कंपन करे, वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश के तल का जो मापन करने का यंत्र होता है ध्रुवणमापी पोलरीमीटर, ठीक है। अगर कोई समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को परिवर्तित कर देता है वो यौगिक प्रकाशिक सक्रिय होता है, ठीक है, ध्यान रखें। ओके, ये तो एक्सपेरिमेंटल मेथड। लेकिन सर हम यहां पर एक्सपेरिमेंट करने तो बैठे नहीं है, तो अब यहां पर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन प्रकाशिक सक्रिय है कौन प्रकाशिक निष्क्रिय, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, प्रकाशिक समावयवी क्या होते हैं? वे यौगिक, वे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न व्यवहार दर्शाएं। दो समावयवी जिसमें से एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है, दूसरा बाईं ओर घुमा रहा है, वो जोड़ा भी एक दूसरे का प्रकाशिक समावयवी कहलाएगा। या वे समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के प्रति भिन्न व्यवहार इस प्रकार से दर्शाएं कि एक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी एक दिशा में घुमा रहा है, दूसरा घुमा ही नहीं रहा है, तो वे यौगिक भी क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। अब प्रकाशिक समावयवता देखने के लिए हमें कुछ बातें जाननी जरूरी है, जैसे किरेल कार्बन क्या होता है, या किरेल परमाणु में बोलूं, किरेल अणु क्या होता है। इन कुछ छोटे छोटे पहलुओं को हमें समझना होगा, अच्छे से जानना होगा, ताकि आगे वाला पार्ट हम अच्छे से समझ सकें। तो अब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो अब आप हेडिंग डाल लो किरेल कार्बन। हाँ जी, तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे किरेल कार्बन। किरेल कार्बन, किरेल कार्बन या किरेल परमाणु, ठीक है। ओके, कायरेल कार्बन, किरेल कार्बन एटम। हाँ जी, तो क्या होता है बेटा किरेल परमाणु? पीपीएल का मापन नहीं करना बेटा, बस पीपीएल का मापन किससे करते हैं? वो करते हैं बेटा पोलरीमीटर से, ध्रुवणमापी से। हाँ जी, क्या होता है यहां पर? हाँ जी, क्या होता है यहां पर? क्या होता है बेटा किरेल कार्बन या किरेल परमाणु? तो कोई भी परमाणु किरेल कब होगा, उसकी कुछ कंडीशन होती है। सर ऐसा परमाणु जो पहली बात तो sp3 संकृत हो और जिसके सभी संयोजकताएं अलग अलग हो। ऐसा परमाणु जो तो sp3 संकृत हो और जिसके सभी बंध अलग अलग परमाणुओं से या समूहों से संतुष्ट होते हों, या जिसके सभी बंध अलग अलग परमाणुओं से बनते हों। हाँ या ना? क्लियर हो गया? ओके, क्लियर। अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, वेरी गुड। तो जरा देखो ध्यान से, वह sp3 संकृत परमाणु, वह sp3 संकृत परमाणु, वह sp3 संकृत परमाणु जिसके सभी बंध अलग अलग परमाणुओं या समूहों से बने हो, ठीक है, किरेल कार्बन या किरेल परमाणु कहलाता है, किरेल कार्बन कहलाता है, किरेल कार्बन कहलाता है।
तो किरेल कार्बन देखने का एकदम बढ़िया सा तरीका है कि उसका देखो सबसे पहले तो संकरण। अगर मैं किरेल कार्बन की या किरेल परमाणु की बात कर रहा हूं तो उसका संकरण sp3 होना चाहिए और उसके जो बंध है, हर एक जो भी बंध बन रहा है वो उससे जुड़े हुए सारे परमाणु अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, अगर मैं बात करूं यहां पर CH4, ये है बेटा मेरे पास CH4, जिसमें इस कार्बन से चारों के चारों अगर मैं हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दूं तो अगर यहां पे मैं देखूं, पहली बात इस कार्बन का संकरण 4 सिग्मा बंध है, sp3 है, लेकिन यहां पर चारों के चारों परमाणु सेम है, तो ये किरेल नहीं है, ये किरेल नहीं है, ये किरेल नहीं है, ये किरेल नहीं है। ओके, वेरी गुड। और अगर मान लो इस कार्बन में से, इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन में से मैं अगर कोई एक समूह हटा दूं, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो, मैंने यहां पे क्लोरीन लगा दिया, यहां पे हाइड्रोजन 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 लगा दिया, तो जरा देखो ध्यान से, ये अभी भी किरेल नहीं हुआ है। परिभाषा के अनुसार चारों समूह अलग अलग होने चाहिए या चारों संयोजकताएं अलग अलग होनी चाहिए। ये भी किरेल नहीं है, ना ये किरेल है ना ये किरेल है। ओके, राम राम जी भाई, राम राम। जहां तक बोलूंगा नहीं वहां तक मैसेज करता ही रहेगा। हाँ जी, अगर मैं यहां पर 2 कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन सेम 2 क्लोरीन सेम, ये भी किरेल नहीं है। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, 3 क्लोरीन लगा दूं और 1 हाइड्रोजन लगा दूं, क्या भी किरेल है? नहीं। अब 3 क्लोरीन एक जैसे हो गए ना, तो ये भी किरेल नहीं है। तो किरेल कार्बन होने के लिए चारों समूह अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर यहां फ्लोरीन लगा दूं, यहां क्लोरीन लगा दूं, यहां ब्रोमीन लगा दूं, यहां आयोडीन लगा दूं, तो क्या अब ये किरेल है? क्या ये किरेल है? क्या ये किरेल है? यस, अब ये किरेल है, क्योंकि इस कार्बन का पहली बात तो संकरण क्या है, sp3 है, और यहां पर चारों के चारों बंध अलग अलग परमाणुओं से या समूह से बने हुए हैं। तो ये है किरेल कार्बन, और किरेल कार्बन को बेटा हम स्टार से दर्शाते हैं, स्टार, ठीक है, ऐसे। ये किरेल कार्बन है, ठीक है, ये किरेल कार्बन है ना, बिल्कुल बेटा। ओके, अब इसके अलावा मैं कुछ भी ले सकता हूं, जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां हाइड्रोजन लगा दिया, यहां ड्यूटेरियम लगा दिया, यहां ऑक्सीजन लगा दिया, यहां Br लगा दिया, ये भी किरेल है। तो किरेल कार्बन देखना आपको आना चाहिए। कोई कार्बन ऐसा हो जिसके चारों के चारों बंध अलग अलग परमाणु या समूह से बने हो, वो किरेल हो जाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैंने लगा रखा है CH3, यहां पे जोड़ रखा है मैंने OH, यहां पे जोड़ रखा है मैंने H, और यहां जोड़ रखा है मैंने C2H5, तो इस कार्बन से एक OH है, एक H है, एक CH3 है, एक जुड़ा हुआ है, ये मेथिल है, ये एथिल है, हो गए ना अलग अलग समूह, तो ये हो गया किरेल कार्बन। ये कार्बन क्या हो जाएगा मेरा, किरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किरेल हो जाएगा। सेम इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे COOH लगा दिया, यहाँ NH2 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, चारों अलग अलग समूह है, ये किरेल हो जाएगा। चारों अलग अलग समूह है, ये किरेल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? किरेल कार्बन देखना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अगर मैं देखूं यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पे लगा दिया CH, फिर यहाँ लगा दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया मैंने OH, यहाँ भी जोड़ दिया मैंने OH। अब इस कंपाउंड में जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड में देखो ध्यान से, कौन सा कार्बन किरेल हो सकता है, उन पर डाउट करो। देखो ध्यान से, इस कार्बन में तो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये नहीं हो सकता। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक ही अलग समूह जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन किरेल हो जाएगा। सेम इस कार्बन में देखो, इस कार्बन पर एक H जुड़ा हुआ है, एक मेथिल जुड़ा हुआ है, एक OH जुड़ा हुआ है, एक इधर अलग समूह जुड़ा हुआ है, ये भी किरेल हो जाएगा। मेरा बैकलॉग हो गया है, क्या करूं, पढ़ना छोड़ दे? वैसे भी तेरा तो बैकलॉग है, क्या करेगा? ठीक है, हाँ जी, बार बार स्पैमिंग किए जा रहा है, पढ़ लेना इसके बजाय तो, ठीक। ओके, तो किरेल कार्बन देखना हमें आना चाहिए, एकदम सिंपल है, एकदम मक्खन है, बहुत ही आसान है, ठीक। ओके, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, हाँ, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर,
अब इस कंपाउंड के अंदर देखें तो यार इधर भी जो समूह जुड़ा हुआ है वही समूह इधर जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ऊपर OH। कोई भी दो समूह समान हो जाए तो फिर कंपाउंड किरेल नहीं होगा। अब ये किरेल नहीं है, इसमें ये वाला कार्बन किरेल नहीं है क्योंकि दोनों तरफ CH3 समूह जुड़ा हुआ है। संकरण sp3 है, सब कुछ चीजें हैं, ठीक, लेकिन ये किरेल नहीं है। करण चौधरी बार बार स्पैमिंग मत कर भाई, मत कर, ठीक है, ओके, वरना अच्छा सुनने के बजाय बुरा सुनेगा। हाँ, अब आगे देखो ध्यान से, क्लियर है मामला। तो किरेल कार्बन देखना बहुत आसान है। अब जैसे कि देखो ध्यान से, हाँ जी, अब अगर मैं बात करूं यहां पर, सर किरेल कार्बन की जगह कोई किरेल परमाणु भी तो हो सकता है ना, तो बिल्कुल वही परमाणु ही पॉसिबल है। अब जरा देखो, मैं H2SO4 के अंदर देखूं, H2SO4 सर बैच 2 में नहीं है ऑर्गेनिक के PDF, बेटा ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, दोबारा से अपलोड करवा दी है, ठीक है, चेक कर ले। हाँ, तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये कितने, पहली बात तो इसका संकरण देखो, इसका देखो संकरण, क्या इसका संकरण sp3 है? तो संकरण कैसे देखते हैं, सिग्मा काउंट कर लो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ये पाई बंद 4 सिग्मा में संकरण होता है sp3। सर इसका संकरण तो sp3 है लेकिन किरेल तो नहीं है, इधर भी OH इधर भी OH, ऊपर O नीचे O, ये किरेल नहीं है, इसमें कोई किरेल कार्बन नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर अगर मैं क्या कर दूं बेटा, सल्फर डबल बॉन्ड O, सल्फर डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन 18 वाला लगा दिया, ये OH लगा दिया मैंने इस तरफ, और इस तरफ लगा दिया मैंने OMe। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, क्या ये क्लियर है? हाँ जी, आ गई है, जाकर चेक कर, ठीक है, देख पूछ रहे बोल रहे बेटा, हाँ जी क्लियर हो गया, थैंक यू आशीष। हाँ जी क्लियर हो गया, PDF आ गई, ठीक है, अब इनको पता नहीं कैसे नहीं मिल रही बेटा। हाँ, अब जरा देखो, क्या इसमें सल्फर किरेल है? पहली बात तो इसका संकरण देखो sp3 है, इधर जुड़ा हुआ है OH समूह, इधर जुड़ा हुआ है OMe मिथॉक्सी, इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन 18, इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन 16, ये ऑक्सीजन का समस्थानिक अलग हो गया तो ये किरेल हो गया, किरेल हो गया, ये हो गया किरेल, ये हो गया किरेल, ये हो गया किरेल, ये हो गया किरेल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया किरेल। तो किरेल परमाणु देखना बहुत ही आसान है, किरेल परमाणु देखना बहुत ही आसान है, ठीक है, ओके, क्लियर है मामला। अब जैसे कि देखो ध्यान से, क्या सर किरेल नाइट्रोजन भी हो सकता है? हो सकता है। जैसे कि देखो ध्यान से, इधर मैंने जोड़ दिया CH3, ये नाइट्रोजन, यहां जोड़ दिया H, यहां जोड़ दिया मैंने C2H5। क्या ये नाइट्रोजन किरेल है? यहां पे स्पेस लोन पेयर। क्या ये नाइट्रोजन किरेल है? क्या ये नाइट्रोजन किरेल है? कोई बात नहीं दीक्षा जी, अभी आप यहाँ क्वेश्चन देखें, क्या ये किरेल है? यस, क्योंकि इस नाइट्रोजन पे भी 4, पहली बात तो इसका संकरण sp3 है, एक CH3 है, एक H है, एक C2H5 है, ये कार्बन नाइट्रोजन किरेल है। तो किरेल परमाणु कोई भी हो सकता है, कार्बन ने ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पर, ओके। जैसे कि मान लो कार्बन पर ऋणावेश हो, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया पड़ोसी। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पर मैंने जोड़ दिया H, यहां पे जोड़ दिया मैंने CH3, यहां पे जोड़ दिया मैंने OH, ये अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या ये कार्बन भी किरेल है? कार्ब ऋणायन किरेल है क्या? क्या कार्ब ऋणायन किरेल है क्या? क्या कार्ब ऋणायन किरेल है क्या? ये वाला, इसमें एक लोन पेयर है, इधर H है, इधर ये है। अब लोन पेयर देखो, एक लोन पेयर 3 सिग्मा sp3 में sp3 संकरण हो जाएगा। दूसरी शर्त, इधर H, इधर CH3, इधर OH, ये भी किरेल है। तो किरेल कार्बन हमने देख लिया, तो आप ये समझ चुके हो बेटा किरेल कार्बन क्या होता है, ठीक है, किरेल कार्बन क्या होता है, किरेल कार्बन क्या होता है, हमने ये देख लिया है, ठीक है, ओके। अब किरेल कार्बन हमने समझ लिया, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, किरेल अणु पर चलते हैं। हाँ जी, किरेल अणु,
कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल, हाँ जी, ठीक, ओके, बहुत सिंपल है। अब किरेल अणु क्या होता है? किरेल अणु जिसमें देखो ध्यान से, किरेल कार्बन क्या है? जिसके चारों बंध अलग अलग परमाणुओं से या अलग अलग समूह से बने हो, वो किरेल कार्बन है और वो sp3 होना चाहिए। यस और नो? ये तो किरेल कार्बन की बात हुई। क्या किरेल कार्बन एक असम्मित कार्बन भी होता है? ये मैं बोल सकता हूं क्या? क्या किरेल कार्बन एक असम्मित कार्बन है क्योंकि इसके चारों बंध अलग अलग परमाणुओं से बने हुए हैं? बताऊंगा देव शर्मा, अभी पहले से देख ले। क्या किरेल कार्बन एक असम्मित कार्बन है क्योंकि इसके तो चारों ही बंध अलग अलग समूह से बने हुए हैं, तो ये तो असम्मित ही हो गया ना? हाँ या ना? क्लियर हो गया? ओके, तो किरेल कार्बन एक असम्मित कार्बन भी होता है। मतलब किरेल कार्बन का मतलब असम्मित कार्बन, किरेल का मतलब असम्मित, किरेल का मतलब असम्मित कार्बन, ठीक है, असम्मित कार्बन। सर को कोई बोलो मेरे कमेंट नहीं जा रहे हैं, नाम क्या है इस बच्चे का? पापा, ठीक है, हाँ जी, आ रहे हैं बेटा, आपके कमेंट आ रहे हैं, सफेद पट्टी वाले बच्चे आ रहे हैं तेरे कमेंट, ठीक, ओके, क्लियर हो गया मामला? ओके, तो किरेल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो कि असम्मित होता है, असम्मित कार्बन। अब किरेल अणु, किरेल अणु, अब किरेल अणु क्या है? किरेल अणु, ठीक है, वह अणु, वह अणु जो असम्मित हो, असम्मित हो, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की सम्मितता न पाई जाए, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार की सममितता, मितता विद्यमान न हो, विद्यमान न हो, किरेल अणु कहलाता है, अणु कहलाता है। ठीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री न पाई जाए, वो होता है आपका किरेल अणु। अब जैसे कि देखो ध्यान से, कुछ बातें यहां पे लिख लेते हैं। देखो, अगर किसी अणु में सिर्फ एक ही किरेल कार्बन है, अगर किसी अणु में सिर्फ एक ही किरेल कार्बन है, देखो ध्यान से, यहां पर मैंने बहुत सारे कंपाउंड लिखाए हैं, इन सब में इस वाले को छोड़ दो बस। ये एक किरेल कार्बन वाला, एक किरेल, एक किरेल, एक किरेल, एक ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं, ये एक किरेल, एक किरेल। अगर जिसमें एक ही किरेल कार्बन है तो वो तो असम्मित अणु ही है ना। देखो, ये अणु सम्मित है या असम्मित है? ये अणु सम्मित है या असम्मित है? ये अणु सम्मित है या असम्मित है? ये अणु असम्मित है, क्योंकि इसमें एक ही तो किरेल कार्बन है जो कि चारों बंध अलग अलग बना रहा है, असम्मित है, अनसिमेट्रिकल है। तो जरा देखो ध्यान से, यदि किसी अणु में सिर्फ एक किरेल कार्बन हो, वो असम्मित रहेगा, हमेशा असम्मित रहेगा। ठीक है, एकल किरेल कार्बन। अब आप में से ये एक कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, अभी काम आएगा। ठीक है, एकल किरेल कार्बन वाला, एकल किरेल कार्बन युक्त अणु सदैव असम्मित होता है, अतः एकल किरेल कार्बन युक्त अणु सदैव असम्मित होता है, अतः यह सदैव किरेल होगा। ठीक है, एकल कार्बन वाला तो सदैव किरेल अणु ही होगा। अब जरा देखो ध्यान से, यदि किसी अणु में
दो या दो से अधिक किरेल कार्बन यदि किसी अणु में दो या दो से अधिक किरेल कार्बन उपस्थित हो तो जरूरी नहीं है कि वो किरेल अणु भी हो। हाँ या ना? बेटा बंद करके दोबारा चला ले, बेटा बंद करके दोबारा चला ले। किरेल कार्बन क्या होता है बेटा? टाइम पे आया करो, पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। ओके, यदि किसी अणु में दो या दो से अधिक, थैंक यू बेटा आशीष, यदि किसी अणु में दो या दो से अधिक क्या हो? किरेल कार्बन हो, किरेल कार्बन उपस्थित हो तो वह किरेल अणु हो भी सकता है और नहीं भी। वह किरेल अणु हो भी सकता है और नहीं भी, ये इतना जरूर लिख लें बेटा। हाँ जी सर, पड़ोस में लड़ाई हो रही है, जा बेटा उनको बचा के आ जा, या और उनको लड़ाना स्टार्ट कर दे उनको। और हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ, यहां तक की सारी बातें क्लियर। तो किरेल कार्बन वो होता है जिसके चारों बंध अलग अलग हो, sp3 संकरण हो, वो कार्बन किरेल होता है। जबकि किरेल अणु क्या होता है? किरेल अणु वो होता है जिसमें दो या दो से, अब देखो किरेल अणु, एकल किरेल कार्बन वाला भी एकल किरेल कार्बन वाला तो सदैव ही किरेल रहेगा, एकल किरेल कार्बन वाला तो सदैव ही किरेल रहेगा। ओके, अगर दो से, जैसे कि मान लो किसी में दो है या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा किरेल कार्बन है, तो वो हो सकता है किरेल अणु और नहीं भी हो सकता। और अगली बात, एक बात और पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट और लिख लो, ठीक है। किसी अणु का किरेल होने के लिए किरेल कार्बन होना भी जरूरी नहीं है, बिना किरेल कार्बन के भी अणु किरेल हो सकता है, बताऊंगा, ठीक है। हाँ जी, किरेल अणु होने के लिए किरेल कार्बन का होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। बिना किरेल के भी हो सकता है, होना आवश्यक नहीं है। ये आप सब चीजें धीरे धीरे समझोगे, सब चीजें धीरे धीरे समझोगे। हाँ जी, ये चैप्टर कितने लेक्चर का है बेटा? ये मान के चल अंशुल, अभी 4 लेक्चर और मान, ठीक है। हाँ जी सर, जरा फर्स्ट डेफिनेशन दिखाना, देखना। अरे सब सही है तो लिख। हाँ जी, हाँ ठाकुर साहब, बस बहुत हो गया। हाँ जी ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से, किरेल कार्बन क्या होता है? जो असम्मित कार्बन होता है। किरेल अणु क्या होता है? जो असम्मित अणु होता है। असम्मित अणु होने के लिए किरेल कार्बन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी अणु में एक किरेल कार्बन है तो वो सदैव असम्मित होगा, और अगर किसी अणु में दो या दो से ज्यादा किरेल कार्बन है तो हो भी सकता है कि वो असम्मित हो और नहीं भी। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया मामला? अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। डंडना डंडन, ठीक है। अरे मंजीत कुमार, बार बार स्पैमिंग मत करो भाई, स्पैमिंग मत करो, स्पैमिंग मत करो, ठीक कर दो, नहीं हट रही बेटा। अभी लेके आऊंगा पेचकस पाना, लेके आऊंगा तेरी पीपीटी, तेरी क्लास को ठीक करूंगा। ठीक कैसे नहीं हो रही है? ठीक है, ओके, व्हाइट पट्टी नहीं हट रही है, ठीक है। एक बार मोबाइल को दूसरे मोबाइल में चालू कर ले, और क्या करो यार, ठीक, ओके। हाँ जी, हाँ जी, मैकेनिक समझ रखा है, ठीक नहीं हो रखी बेटा। उसको बंद करके चालू वालू करके देख यार, या फिर तू इस समय में मत पढ़, किसी दूसरे समय पे देख लेना इस क्लास को, ठीक है। और कुछ इश्यू आ रहा है तो तेरे फोन में, ठीक है। उसका जो कैच फाइल है उसको डिलीट कर, दोबारा से कैच फाइल है उसको हटा दे, फिर दोबारा से चेक कर, ओके। तो जरा देखो ध्यान से, किरेल कार्बन और किरेल अणु हमने देखा। अब सर किरेल अणु के उदाहरण भी तो बताओ, किरेल अणु के उदाहरण भी तो बताओ।
तो ऐसा अणु जो असम्मित हो, सीधी सीधी बात तो हमें ये समझ में आई है कि वह अणु जो असम्मित हो। असम्मित होने के लिए किरेल कार्बन का होना कोई जरूरी नहीं होता है। तो अब इसके उदाहरण देखना चाहते हो आप, तो इसके मैं उदाहरण भी जरूर बताऊंगा। हाँ जी, बस उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने क्या फिशर सूत्र सुना है मेरे मुंह से? फिशर सूत्र, फिशर फॉर्मूला, फिशर फॉर्मूला, ये हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद में पढ़ाऊंगा इनको, ठीक है। तो मैं कुछ फिशर फॉर्मूले लिखूंगा यहां पर, देखो ध्यान से देखना। दो खड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा, दो आड़ी रेखा, ठीक है, ऊपर लगा, जैसे कि सपोज करो मैंने यहां पे लिखा CH3, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया H, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया H, और यहां लगा दिया CH3। अब जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड को देख करके मेरे को ये बताओ कि ये किरेल अणु है या नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं अगर आपको ये बताऊं, देखो इसमें ये कार्बन, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इस कार्बन के इस तरफ OH जुड़ा हुआ है, इस तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, इस तरफ H जुड़ा हुआ है, इधर कुछ अलग समूह जुड़ा हुआ है, पूरा का पूरा। इस कार्बन के चारों बंध अलग अलग है, यह एक किरेल कार्बन है। इस कार्बन पे खड़े हो जाओ, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है, इधर अलग समूह जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन के भी चारों समूह अलग अलग है, ये भी किरेल है। लेकिन यह एक सम्मित अणु है, यह कार्बन असम्मित है, यह कार्बन असम्मित है, लेकिन पूरा अणु देखो तो सम्मित है। इसके दो इक्वल पार्ट हो सकते हैं, इसका आधा भाग दूसरे आधे भाग के जैसे। अणु तो सम्मित है, किरेल कार्बन है। देखो ध्यान से, इस अणु में दो से दो किरेल कार्बन है। एक किरेल होता तो पूरा का पूरा यह असम्मित था, लेकिन इसमें दो किरेल कार्बन है। दो किरेल कार्बन होना असम्मित अणु की निशानी नहीं है, किरेल अणु की निशानी नहीं है, ठीक है। इसमें सम्मितता है, इसमें क्या है? सम्मितता। एक ऐसी लाइन जो कि दोनों सम्मितता है, इसमें सम्मितता है। एक बीच में से अगर मैं यहां पे इसको काट दूं तो आधा भाग दूसरे आधे भाग का फोटो लगेगा, ठीक है। यह अकिरेल अणु है, यह अकिरेल अणु है। समझ में आया? लेकिन अगर मैं इन दोनों को इस तरीके से अरेंज कर दूं, यहां पर ये चार का, ये यहां पे CH3 लगा दिया बेटा, इधर OH लगा दिया, इधर H लगा दिया, और इधर H लगा दिया, इधर OH लगा दिया, हाँ जी, और यहां पे CH3 लगा दिया। अब इसके अंदर ये वाला कार्बन अभी भी किरेल कार्बन है, ये वाला कार्बन अभी भी किरेल कार्बन है। लेकिन अब ऐसी कोई लाइन है क्या? अगर मैं यहां पे बीच में कांच लगा दूं, H का फोटो OH थोड़ी दिखेगा और OH का फोटो H थोड़ी दिखेगा। आप में से कोई कांच में देख रहा है, उधर सलमान खान दिख रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा। कांच में तो आप ही दिखोगे, हाँ भले आप अपने आप को सलमान खान समझते हो। अब कोई लड़की उधर कांच में देख रही है, सामने आलिया भट्ट दिख रही है, ठीक है। तो समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर कहीं ना कहीं सारी बातें आप हो, आप ही दिखोगे। अगर यहां पर H है, यहां OH है, यहां OH है, यहां H है, ठीक है। अगर यहां पे बीच में मैं कट लगाऊं तो आधा भाग दूसरे आधे भाग का मिरर इमेज नहीं बनेगा। सर देखो CH3 तो सेम है। अब मान लो आपने कांच में देखा, सिर की जगह दिखाई दिया, इधर हाथ है, उधर कांच में हाथ ही नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा थोड़ी ना होता है, अगर इधर हाथ है तो कांच में भी दिखेगा। समझ में आया? ओके, तो इसमें कोई सम्मिति नहीं है, यह एक असम्मित अणु है। असम्मित अणु है, और असम्मित अणु है तो यह क्या होगा? किरेल होगा, किरेल अणु होगा। तो ये बात समझ में आई? तो अगर किसी अणु में किरेल कार्बन हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो सदैव ही किरेल रहे, कभी कभी अकिरेल भी हो सकता है अगर सम्मिति है तो मेन बात हमें सम्मिति देखना है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, तो किरेल कार्बन क्या होता है, किरेल अणु क्या होता है, इन पर हमने थोड़ा सा तो पढ़ा। अब बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़े, उससे पहले कुछ बातें मेरे को आपको बतानी है, ठीक है। पहले एक चीज वो लिख लेते, शर्त। प्रकाशिक समावयवता की शर्त कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शा सकता है। तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए आवश्यक शर्त पर अब हम आते हैं। इतना नोट हो गया? अब हेडिंग डाल लो, प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता दर्शाने के लिए
आवश्यक शर्तें। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना है तो क्या क्या चीजें देखनी जरूरी है? कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कंपाउंड किरेल होना चाहिए, यौगिक किरेल होना चाहिए, यौगिक किरेल होना चाहिए, किरेल होना चाहिए। किरेल कार्बन से काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा यौगिक किरेल होना चाहिए। ठीक है, हमने किरेल कार्बन पढ़ा। ठीक है, अगर मान लो किसी में एक से ज्यादा किरेल कार्बन है तो अब भाई हो सकता है कि ये अणु किरेल हो और नहीं भी हो। ठीक, ओके, अणु किरेल होना चाहिए। दूसरी बात, या अणु असम्मित होना चाहिए, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, यौगिक असम्मित होना चाहिए, यौगिक असम्मित होना चाहिए, होना चाहिए। एक अगली कंडीशन, एक अगली कंडीशन, या यौगिक अपना अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहिए, जो कि प्रकाशिक सक्रियता, प्रकाशिक समायुता का एक मेन फीचर है। या यौगिक अपना अनअध्यारोप्य दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। मतलब यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने इधर लिया यौगिक और यहां बीच में लगाया कांच, इधर बना उसका दर्पण, तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होने चाहिए, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो अब यहां पे आप उल्टा समझो, अगर कोई यौगिक प्रकाशिक समायोता दर्शाएगा तो वो अपना यौगिक तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ के साथ अपना अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब भी बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी यौगिक के अंदर प्रकाशिक समायोता है तो उसका एक रूप तो दिखेगा ही दिखेगा, उसका प्रतिबिंब भी आप काउंट करोगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर किसी यौगिक में प्रकाशिक समायोता है तो अब से आपको क्या करना है, उसका दर्पण प्रतिबिंब भी काउंट करना पड़ेगा, तो टोटल उसके 2 समावेवी हो जाएंगे अगर वो प्रकाशिक समायोता दर्शा रहा है। ओके, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाए। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर मैंने यहां पर बी बनाया तो बी का फोटो उधर कैसा दिखेगा, डी। बी कैसा दिखेगा, डी, बीच में लगा दिया दर्पण, ये यौगिक है। अगर मैं इस बी को इस डी के ऊपर रखूं, नहीं रख पाऊंगा, हाँ है ना। अभी पहले लेवल पे देख लो, पहले लेवल पे देखो, बहुत सिंपल लगेगा आपको। अगर मैं इस बी को इस डी के ऊपर सुपर इंपोज करूंगा तो नहीं कर पाऊंगा ना, तो यार यह प्रकाशिक समायोता दर्शा रहा है, अपना अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब लगा रखा है, बीच में ये बना रखा है हमने दर्पण, दर्पण, दर्पण। क्या इतनी कहानी समझ में आई? क्या इतनी कहानी समझ में आई? तो यहां पर किरेल क्यों पढ़ाया मैंने, देव शर्मा, समझ में आ गया? असम्मित किरेल अणु कहीं ना कहीं इनका संबंध किससे था, प्रकाशिक समायोता से था, इनका संबंध प्रकाशिक समायोता से था। डन है क्या मामला? अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे इस पूरे लेक्चर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आएंगे बेटा जिसमें उनकी हम फिशर संरचना इस्तेमाल करेंगे या फिर दूसरी संरचना इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पहले उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, मैं यहां पर कुछ टॉपिक रोक करके पहले इनको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले अब हम इनको जानेंगे। किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने की कुछ विधियां होती हैं। हमने पहले कुछ पढ़ा था कि यार किसी भी कार्बनिक यौगिक को हम अणु सूत्र के द्वारा, संरचना सूत्र के द्वारा, विस्तारित संरचना सूत्र के द्वारा, बंधन रेखा सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन करने का कुछ और तरीका भी होता है। ठीक है, तो यहां पर देयर आर सेवरल मेथड्स बाय वी कैन रिप्रेजेंट एनी मॉलिक्यूल, तो उसके कुछ मेथड होते हैं। हाँ जी, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, पहले ये हेडिंग डाल लो, कार्बनिक यौगिकों का निरूपण, कार्बनिक यौगिकों के निरूपण की विधियां, के निरूपण की विधियां, निरूपण की विधियां।
अगर मैं कोई कार्बनिक यौगिक बनाना चाहता हूं तो उसको किस किस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सबसे पहली विधि है यहां पर, अगर हम देखें, वेज डैश सूत्र या वेज डैश प्रक्षेप सूत्र, वेज डैश प्रक्षेप सूत्र, वेज डैश प्रक्षेप सूत्र, वेज डैश प्रक्षेप सूत्र, इंग्लिश में वेज डैश प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला। हाँ जी, वेज डैश प्रक्षेप सूत्र क्या होता है बेटा? ये किसी भी कार्बनिक यौगिक का 3D में निरूपण है, 3D में, ठीक है, कार्बनिक यौगिक का 3D में निरूपण, कार्बनिक यौगिक का 3D में निरूपण। ओके, तो अब जरा देखो ध्यान से यार, मेरे पास एटम्स आज मैं लेकर आया नहीं, ठीक है, अगली क्लास में मंडे को क्या, ट्यूसडे को अपनी, थर्सडे को अपना लेक्चर आएगा वापस आइसोमेरिज्म का, तो उसमें बताऊंगा। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, यह है मेरे पास एक चतुष्फलकीय संरचना, sp3 संकरण चतुष्फलकीय संरचना बनेगी। इसमें ऊपर है एक दूसरा, ये एक परमाणु, ये एक परमाणु, ये एक परमाणु और ये एक परमाणु, चारों परमाणु अलग है, ये किरेल है। किरेल वाला तो मैटर ठीक है, लेकिन हम यहां पे देख रहे हैं इसको 3D में रिप्रेजेंट करना। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इधर से देखूंगा मेरी साइड पर, तो एक पेंसिल ऊपर है और एक ये वाला पेन, ठीक है, जैसे कि आपकी तरफ मैं दिखाऊं, आपकी तरफ कौन कौन से, देखो आप देख रहे हो तो ये पेंसिल एकदम सीधी है आपकी तरफ, ये, और ये वाला आपके इस साइड में है और ये वाला पेन इस साइड में है। जब आप सीधा देख रहे हो बेटा, तो ये वाला पेन आपके इस आंख की तरफ है, ये वाला पेन आपके इस आंख की तरफ है, जबकि ये और ये ऊपर नीचे है, एकदम सीध में है। ऐसे आपको यहां पर देखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये वाला आपके इस साइड में, ये वाला पार्ट इस साइड में, और यहां पर ये एकदम सीधा है। तो यहां पर अगर मैं यहां पे देखूं तो ये एक तल आ रहा है बीच में, ये वाला पेन इसके इस साइड में, ये वाला पेन इसके इस साइड में। तो ये चतुष्फलकीय ज्योमेट्री जो आप दिखाई दे रही है, आपको चतुष्फलकीय ज्योमेट्री आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा कर दिया। ये जो तल आप देख रहे हो ना ऊपर, ऊर्ध्वाधर तल, जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, ऐसे देखो, देख पा रहे हो, ये एक कागज है, कागज एक तल हो गया, इस तल में दो परमाणु, एक ये पेंसिल और एक ये पीछे वाला पेन, देखो उसमें एकदम तल में है, जबकि ये मार्कर ऊपर उठा हुआ है और काला पेन नीचे, तल के नीचे ये। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर ऐसा सीन दिखाई दे रहा है मेरे को। अब ऐसे देख लो, ये वाला पेन और ये पेंसिल और ये बीच वाला कार्बन एक ही तल में आ रहा है, जबकि ये तल के बाहर है और ये तल के पीछे है। अगर मैं ऐसे देखूं तो आपको पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ये तीनों, ये कार्बन, ये परमाणु, ये वाला कार्बन, ये वाला तल में है, तल में, ये तल के आगे की ओर बाहर निकला हुआ है, और ये पीछे वाला तल के पीछे जो आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, कैसे भी देख सकते हो। अब इधर देखूं तो ये वाला तल में है, ये वाला बाहर है, ये वाला पीछे है। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर आपको चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो कार्बनिक यौगिक का 3D में निरूपण, तो जैसे कि देखिए ध्यान से बेटा, कोई भी अगर यहां पर चतुष्फलकीय कार्बन है, वापस से मैं एक बार बता देता हूं, कोई भी यहां चतुष्फलकीय कार्बन है तो उसमें से दो पर, जैसे कि देखो ध्यान, ये आपकी तरफ आ रही है पेंसिल और ये मार्कर पीछे की तरफ जा रहा है, ये तल के आगे, ये तल के पीछे, ये ऊपर एक ही तल में है और ये वाला भी एक ही तल में आ रहा है। ये देखो मेरा हाथ मैं सीधा ऐसे निकाल रहा हूं, किस पे टच होएगा, इस पे टच होएगा, इस पे टच होएगा, और यहां बीच में तो कार्बन है इसे, तो ये एक तल है पूरा का पूरा, ये तल के आगे है और ये वाला पीछे है। तो जो परमाणु तल में है उनको नॉर्मल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1 और 2, ऐसे नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, चतुष्फलकीय संरचना बनाएंगे,
ठीक है। अब जो तल के बाहर है उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, और जो तल के पीछे है उसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। ये एक चतुष्फल की ज्योमेट्री दिखाई दे रही है आपको, हाँ है ना। यहां पर ये बीच में सेंटर में केंद्रीय परमाणु है जो भी है, ठीक है। ये एक तल डार्क लाइन तल के बाहर की ओर, डैश वाली लाइन पीछे की ओर बताएगी। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहां पे लगा दिया CH3 समूह, यहां पे लगा दिया मैंने OH समूह, यहां पे लगा दिया मैंने हाइड्रोजन, और यहां पे लगा दिया मैंने सपोज करो C2H5 समूह। ये है आपके पास कार्बन। तो ये है बेटा आपके पास पहली बात तो किरेल कार्बन। इस किरेल कार्बन से जो OH है वो तल के आगे है, हाइड्रोजन तल के पीछे है, ये CH3 और ये मेथिल, ये CH3 ये एथिल और ये कार्बन तल में है। तो जो नॉर्मल लाइन है ये तो होती है बेटा ऑन दी प्लेन, ऑन दी प्लेन तल में, ओके। जो ये वाली डार्क लाइन वेज लाइन, इसको बोलते हैं वेज, ये होती अबोव दी प्लेन, तल से बाहर की ओर। और डैश लाइन, ये है डैश लाइन, ये होती बिलो दी प्लेन, तल के पीछे। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो एक वेज डैश निरूपण में हम यहां पर, ये तो केंद्रीय परमाणु है, दो नॉर्मल रेखाएं बनाएंगे, एक डार्क लाइन तल के बाहर की ओर परमाणु को दिखाएगी और डैश लाइन तल के पीछे वाले परमाणु को दिखाएगी। समझ में आई इतनी बात? समझ में आई इतनी बात? इसको कैसे भी देख सकते हो। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर एक और तरीका, ये मैंने एक अणु बनाया, अब यहां पर मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, अब मैं इसको इस तरीके से बना रहा हूं। सेम अणु को बेटा मैंने इस तरीके से बनाया, हाँ जी, ये CH3 लगा दिया, यहां पर C2H5 ये यही है, ये यहां पर OH लगा दिया। ऐसे खाली बनाओ या ऐसे भर के डिजाइन कर दो, ठीक, ओके। ये डिजाइन कर दिया मैंने, अभी शुरुआत में बना रहे, थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, ठीक है, ओके। और यहां पे ये H लगा दिया। तो अब जरा देखो ध्यान से, अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर ये H ऊपर आ गया तो ये बाहर हो गया ना, बस देखने की दिशा बदलिए। जैसे कि देखो ध्यान से, मान लो ये पेंसिल तल के बाहर है और ये मार्कर पीछे, ये वाला और ये वाला तल में है। समझना मेरी बात। अगर ये आपको तल में, अगर मैं इसको, जैसे कि देखो ध्यान से, ये मैं आपकी तरफ आ रहा है, ये पेन और ये पेन, ये तल आ गया, आप देख रहे हो, आप कैमरे के सामने हो, ये वाला व्हाइट वाला पेन और ये डार्क ब्लैक वाला पेन एक तल में है बेटा, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, ओके। तो अब जरा देखो ध्यान से, मैं अगर यहां पर देखूं ध्यान से, तो ये वाला पेन CH3 है, इधर वाला पेन ये C2H5 है, ओके। और ये पेंसिल OH समूह है और ये मान लो यहां पे पीछे हाइड्रोजन है। अगर मैं देखो OH मैंने हल्का सा ऊपर उठा रखा है, तो मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, यार OH समूह अभी पीछे ही है और ये हाइड्रोजन अभी भी आ गई है, मतलब ये OH है, ये हाइड्रोजन है। बस ये ऊपर नीचे देखने की बस वो पोजीशन है और कुछ नहीं है। जो डार्क है वो आगे रहेगा, डैश वाला पीछे रहेगा। अब मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूं, थोड़ा सा, ये पहले ऐसे था, मैंने उसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया, अब भी तो आगे वाला आ गई है, ऊपर उठा के रख दिया, पीछे वाला पीछे ही है। और अगर मैंने इसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया, हल्का सा पीछे वाला ऊपर कर दिया, आगे वाला आगे ही है, पीछे वाला बस थोड़ा सा ऊपर कर दिया, देखने का फर्क है वो। ऐसे लिखो या वैसे लिखो, सेम है, दोनों एक ही चीज है। डार्क मतलब आगे, डैश मतलब पीछे, वेज मतलब आगे, डैश मतलब पीछे। क्या ये बात समझ में आई? वेज डैश निरूपण समझ में आया क्या? वेज डैश निरूपण समझ में आया क्या? एकदम सिंपल है बेटा, एकदम आसान है। ठीक, आज फिजिक्स की क्लास नहीं है बेटा। एकदम क्लियर है मामला? एकदम क्लियर है? हाँ जी बेटा, ये जान लो बहुत ही सिंपल है, सारी चीजें एकदम बढ़िया है, एकदम मक्खन लगेगी अगर ये कुछ चीजें आप पहले से बेसिक से पढ़ लोगे तो। क्लियर मामला? अब थोड़ा सा और आगे अपन बढ़ते हैं।
हाँ जी, तो वेज डैश निरूपण हमें आना चाहिए। तो किसी किरेल कार्बन को हम ऐसे 3D में भी निरूपित कर सकते हैं। तो ये किसी भी मॉलिक्यूल का 3D रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे ये सिंगल कायरल एटम है, अगर यहां पे एक से ज्यादा हो तो फिर उसको भी देख सकते हैं हम। अगर एक से ज्यादा किरेल कार्बन होंगे तो यहां पे जरा देखो ध्यान से उसको बताने का तरीका। मान लो मेरे पास 2 किरेल कार्बन है। अब कोई भी कार्बन हो वो 2 बंध तो तल में ही बनाएगा ना, एक तल के बाहर होगा, एक तल के अंदर होगा, इतनी कहानी है। तो मान लो अगर मैंने यहां पे ये 2 परमाणुओं को आपस में जोड़ दिया, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, ठीक है, इसका एक बंध ये और इसका एक बंध ये, इस कार्बन का ये वाला बंध तल में है, इस कार्बन का ये वाला बंध तल में है, ठीक है। अब एक बाहर की ओर निकाल दिया और एक तल के पीछे की ओर निकाल दिया, एक बाहर की ओर निकाल दिया, एक तल के पीछे की ओर निकाल दिया, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, ये डार्क वाला आगे की ओर है, ठीक है, ये डार्क वाला आगे की ओर है। हाँ जी, अब जैसे कि देखो ध्यान से, यहां लिख दिया मैंने, जैसे कि सपोज करो CH3, यहां भी लिख दिया CH3, ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है OH आगे की ओर, H पीछे की ओर, इससे भी जुड़ा हुआ है OH आगे की ओर, H पीछे की ओर। तो ये वाला कार्बन किरेल है और ये वाला कार्बन भी तो किरेल है, चारों परमाणु इस पे भी अलग है, इस पे भी अलग है। तो ये भी क्या है? वेज डैश निरूपण है। ठीक, वेज डैश निरूपण है। एक से ज्यादा कार्बन वालों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसे देखो या ऐसे देखो, एकदम सिंपल है बेटा, बहुत ही आसान है। क्लियर? ओके, तो ये है वेज डैश निरूपण, एकदम सिंपल है। ठीक, इसको ऐसे ही हम बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये एक, ठीक, इसको मैंने यहां पे थोड़ा सा कुछ अगर मैं रोटेट वगैरह कर दूं, अगर मान लो मैंने ये वाला तल में मान लिया, इधर ऐसे कुछ कर दो, ऐसे मैं इसको बना सकता हूं। ठीक, यहां पर अगर CH3 है, यहां पर ये OH है, यहां पर ये H है, यहां मैंने CH3 लगा दिया, यहां पर मैंने OH लगा दिया, यहां पे मैंने H लगा दिया। ठीक है, जो आगे है वो OH है, पीछे जो H है ऐसा है। रोटेट तो कर सकते हैं ना सिंगल बॉन्ड के अराउंड। दोनों उल्टे Y भी हो सकते हैं, दोनों सीधे Y भी हो सकते हैं। देखो यहां पे एक Y बन रहा होगा बेटा, उल्टा Y, उल्टा Y। दोनों Y उल्टे भी हो सकते हैं, दोनों, एक Y उल्टा एक Y सीधा भी हो सकता है, दोनों सीधे भी मैं कर सकता हूं। कोई उसमें दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पे दोनों नीचे कर दिए, ये वाला डार्क लाइन पे ले लिया, ये वाला डैश लाइन पे ले लिया, इस तरीके से ये वाला डार्क लाइन में ले लिया, ये वाला डैश लाइन पे ले लिया। इसमें कोई फर्क आपको नहीं करना है। ठीक, ये सब यहां पे इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, CH3 OH H, H OH और यहां पे ये CH3। ठीक है, ये आगे वाला सीधा कर दो, पीछे वाला उल्टा कर दो, ये भी आप पॉसिबल देख सकते हो केस। ये किरेल, ये भी किरेल, ये किरेल है, ये किरेल है। तो यहां पर ये वेज डैश निरूपण के तरीके हैं, हम किसी भी अणु को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बस इसी के जैसा सेम सोहर्स रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, ये हो गया कंप्लीट, एकदम सिंपल है वेज डैश। अब देखो वेज डैश के जैसा सोहर्स प्रक्षेप सूत्र, सोहर्स प्रक्षेप सूत्र। हाँ जी, सोहर्स प्रक्षेप सूत्र में यहां पर ये 2D रिप्रेजेंटेशन है, 3D अणु का 2D निरूपण। किसी भी 3D अणु का 2D में रिप्रेजेंटेशन। देखो जरा ध्यान से, यहां पर किसी भी 3D अणु का 2D में रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी ये मैंने कंपाउंड बनाया, इनमें से कोई भी ले लो, मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, ये मेरा 3D में अणु ऐसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, यहां CH3 था, यहां CH3 था, मैंने जैसा पहले पीछे बना रखा है वैसे ही मैं ले रहा हूं। यहां पर, यहां OH है, यहां पर H है। तो इस 3D का 2D में रिप्रेजेंटेशन कर दो, करना कुछ नहीं है, बस इसको ना यहां पर ये सिंगल लाइन, ये उल्टा Y बना दो, ये Y भी उल्टा बना दो। ये सिंपल नॉर्मल 3D का 2D में रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ OH है, ये है CH3।
ये हो गया। तो इसका ये 3D मॉलिक्यूल उभरा हुआ ये बाहर आ रहा है, उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन अंदर है कौन बाहर है। तो 3D का 2D में रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है मामला? ओके, तो ये है बेटा आपके पास यहां पर सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ये है आपके पास सोहॉर्स। इसके कितने भी सोहॉर्स बना सकते हो, दोनों उल्टे वाई, दोनों सीधे वाई, आगे वाला सीधा पीछे वाला उल्टा, आगे वाला उल्टा पीछे वाला सीधा, कैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। एकदम सिंपल है, सोहॉर्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एकदम सिंपल है। ठीक, अगर जैसे कि देखो ध्यान से एक और लिख लो, ठीक है, उल्टा सीधा कर लेते हैं अपन। यहां पे CH3 मान लिया, यहां पे CH3 मान लिया, और तुम्हारे तो इतने क्वेश्चन आते भी नहीं इन टॉपिक से। ठीक है, बस एक बार हाँ हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या है, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर ये चीजें नहीं पता है बेटा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये उल्टा वाई, ये सीधा वाई। ठीक है, CH3 OH H CH3 OH H। ठीक है क्या मामला? इस तरीके से हमने इसको कर दिया चेंज। इतना समझ में आ गया? ये है आपके पास सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। ये वाला कार्बन भी किरेल है, ये वाला भी किरेल है। अब आगे बढ़ते हैं। सोहॉर्स के बाद अगला आता है तुम्हारे पास फिशर सूत्र, फिशर संरचना सूत्र। फिशर संरचना सूत्र, अच्छा फिशर पर बाद में है, उससे पहले एक और देख लो यार, न्यूमैन संरचना सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। ये देख लो, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र, न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र एकदम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बस आपको नजरें बोर्ड पे रखनी है न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र के लिए। यह भी 3D अणु का 2D रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, 3D अणु का 2D निरूपण। जब हम संरूपण पढ़ेंगे ना, संरूपण याद है हमें, एक टॉपिक पढ़ना है संरूपण, उस संरूपण में इनकी जरूरत पड़ेगी, वहां पे वापस से मैं बताऊंगा संरूपण। अब जरा देखो ध्यान से न्यूमैन प्रक्षेप सूत्र। हमने अभी सोहॉर्स बनाया था, अभी हमने क्या बनाया था, अभी हमने क्या बनाया था, एक सोहॉर्स निरूपण बनाया था। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर मैंने ले लिया ये वाला रिप्रेजेंटेशन, यहां CH3 है, यहां OH है, यहां H है, यहां H है, यहां OH है, यहां CH3 है। ठीक, और एक मैंने और ले लिया। ठीक है, यहां CH3 है, यहां OH है, यहां H है। ठीक है, यहां CH3 है, कैसे भी मैंने घुमा दिया। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से ये परमाणु ले लिए बेटा। ओके, ठीक, अब मैं इसका न्यूमैन बनाऊंगा, इसका भी न्यूमैन बनाऊंगा, दोनों के न्यूमैन सूत्र बनाऊंगा, और मैं इधर से देखूंगा, इधर से, जिधर से भी देखो ध्यान से देखो, आपको इधर से देखना है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से देखना है, इधर से देखना है। अगर मैं इस कंपाउंड को इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर मैं इस कंपाउंड को इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मेरे को ये पहला, अब ये परमाणु है, मैं इस कंपाउंड को इधर से देख रहा हूं। ठीक है, अब जब मैं इधर से देख रहा हूं तो ध्यान से देखना, व्हाइट वाला पेन लेने दो, ये बढ़िया दिखेगा तुम्हें। हाँ, ये व्हाइट वाला पेन, अब ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ध्यान से देखना, ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, इससे भी आगे उल्टा वाई बना हुआ है, एक परमाणु ऊपर, एक परमाणु इधर, एक परमाणु इधर। ठीक इसके पीछे दूसरे परमाणु का एक, दूसरे कार्बन का एक ऊपर और एक नीचे, एक नीचे। जब मैं इधर से देख रहा हूंगा तो मेरे पास इस परमाणु के पीछे ये वाला परमाणु छिप जाएगा, दिखेगा नहीं मेरे को। और ये जो Y है ये OH है, उसके पीछे भी OH है, इधर H है, उसके पीछे भी H। इस OH के पीछे पीछे वाला OH, इस H के पीछे ये पीछे वाला H, इस कार्बन के पीछे ये पीछे वाला कार्बन। जब मैं इधर से देखूंगा ना, सिर्फ मेरे को फ्रंट वाले दिखाई देंगे, पीछे वाले ढक चुके होंगे। क्या बोलते हो, समझ में आया? फ्रंट वाले को देखूंगा तो पीछे वाले ढक चुके होंगे। तो जरा देखो ध्यान से, न्यूमैन सूत्र कैसे बनाते हैं। जो पहला कार्बन है उसको यहां पे जरा देखो, ये मेरे पास पहला कार्बन, पहले कार्बन को डॉट से और पीछे वाले कार्बन को बड़े सर्कल से बनाते हैं। ये फ्रंट वाला कार्बन, फ्रंट वाले कार्बन में क्या दिख रहा है, उल्टा वाई दिख रहा है, उल्टा वाई बना दो।
ठीक है, ये ऊपर ही ऊपर CH3 है, इधर OH है, इधर H है। सेम इसके पीछे वाला कार्बन, ये बड़ा सर्कल पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है बेटा, CH3, इधर OH, इधर H। सेम इस CH3 के पीछे यहां पे CH3 लगा हुआ है, फिर इधर OH के पीछे OH है, इधर H के पीछे H है। समझ पाए? इसमें देखो ध्यान से, ये उल्टा वाई, ये फ्रंट वाला कार्बन, ये बैक वाला कार्बन। फ्रंट वाले कार्बन से उल्टा वाई बन गया, ठीक है। इधर CH3 है, इधर OH है, इधर H है। ये पीछे वाला कार्बन तो दिख नहीं रहा, इस पीछे वाले कार्बन से सीधा वाई बन रहा है, ठीक है, सीधा वाई बना दिया, ठीक है। ये पीछे वाले कार्बन से, इधर क्या है, नीचे नीचे CH3 है, इधर इस साइड पर OH है, इस साइड पर H है। ये बन गया इसका न्यूमेन फॉर्मूला, ये बन गया इसका न्यूमेन फॉर्मूला, जस्ट न्यूमेन फॉर्मूला, कॉपी। समझ में आया बेटा? एकदम सिंपल है, ये चीजें समझ लोगे, आगे का पूरा मटेरियल एकदम समझ में आएगा, एकदम मक्खन आएगा, बस एक बार इनको जान लो आप। ओके, तो ये है आपके पास। अब मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ये है, अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ये पहला परमाणु, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन है बेटा। तो ये है आपके पास C2 कार्बन, 2 नंबर वाला कार्बन, ठीक है। और 3 नंबर वाला ये पीछे वाला, ये C3 कार्बन, ये C2 कार्बन। फ्रंट वाले को ये फ्रंट और ये बैक वाला, ठीक है। तो डॉट, ये गोला पहले आगे वाले कार्बन को दिखाएगा, पीछे वाले कार्बन को बड़े सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेम यहां पर ये, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, 1 कार्बन, 2 वाला, ये 3 वाला और ये 4 वाला, 4 कार्बन की चेन बनेगी। तो यहां पर ये वाला है आपके पास C2 कार्बन, C2 कार्बन एटम, और ये वाला जो पीछे वाला जो गोला है, ये है आपके पास C3 कार्बन एटम। एकदम समझ में आया? कोई इसमें भी ओच पोच नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें ओच पोच नहीं होनी चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा यहां पर इस न्यूमेन में 2 चीजें बताता हूं। ये भी न्यूमेन फॉर्मूला है, ये भी न्यूमेन फॉर्मूला है। यह न्यूमेन फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आगे वाले कार्बन से जुड़े हुए परमाणु से पीछे वाले कार्बन के जुड़े हुए परमाणु पूर्णतया ढके हुए हैं। ध्यान से देखो, अगर आगे वाला उल्टा वाई है तो पीछे वाला भी उल्टा ही वाई है। आगे वाला अगर सीधा वाई होता तो पीछे वाला भी एकदम सीधा वाई होता, ठीक है। तो ऐसे संरूपण को बोलते हैं ग्रसित संरूपण। हम पढ़ेंगे आगे, थोड़ी सी जानकारी के लिए बस मैं यहां पे लिखवाना चाह रहा हूं। ये वाला संरूपण है ग्रसित संरूपण, ग्रसित संरूपण। जब आगे वाले परमाणु के समूह पीछे वाले परमाणु के समूह को ढक ले तो ग्रसित संरूपण बनता है। और अगर आगे वाले परमाणुओं के बीच में पीछे वाले परमाणुओं के समूह दिखाई दे, देखो इस CH3 इस H के बीच में पीछे वाला दिखाई दे रहा है, OH दिखाई रखा है, CH3 पीछे वाले के समूह, यह कहलाता है सांत्रित संरूपण। सांत्रित संरूपण, सांत्रित संरूपण, सांत्रित संरूपण। हाँ जी, यह है ग्रसित संरूपण, यह है सांत्रित संरूपण। यह है ग्रसित संरूपण, यह है सांत्रित। जब आगे वाले परमाणु के समूह पीछे वाले को ढक ले। अगर मैं जब इधर से देख रहा था तो मेरे को आगे वाले परमाणु ही दिखाई दे रहे थे, पीछे वाले नहीं दिखाई दे रहे थे, सब ढके हुए हैं। लेकिन अगर मैं क्या, ये देखो यहां पे भी, अच्छा यहां उल्टा है ना, यहां आगे वाला उल्टा वाई है, पीछे वाला सीधा वाई है। अगर यहां पर आगे वाले परमाणु का देखो, ये वाला मेरे पास, ये मेरे पास कार्बन चेन, ये आगे वाला परमाणु, और पीछे वाले के 2 ऐसे भी निकल रहे हैं। देखो आगे वाले से पीछे वाले ढक नहीं पा रहे हैं, ये पीछे, ये देखो आपकी तरफ मैंने पीछे वाले दिखा रखे हैं, ये आ गया, आप भी देखोगे तो ये देखो, ये आगे वाला पेन व्हाइट वाला, ये पीछे वाले 2 परमाणु ढक नहीं पा रहे। तो ये जो संरूपण है ये है सांत्रित संरूपण। क्लियर है मामला? ओके, तो ये हमने सीखा। अब अगला आता है तुम्हारा फिशर सूत्र, उसको मेरे को बताना है, काम वो आएगा भी यहां पर। डन है मामला? अब देखो ध्यान से, 3rd के बाद 4th, फिशर
प्रक्षेप सूत्र, फिशर प्रक्षेप सूत्र। फिशर फॉर्मूला, हाँ जी, फिशर फॉर्मूला ये क्या होता है? फिशर फॉर्मूला क्या है? ये भी एक 2D निरूपण ही है, किसी भी 3D अणु का 2D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। हाँ जी, यह भी क्या होता है? 3D अणु का 2D निरूपण है, जिसमें हम क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाते हैं। दोनों का कॉमन पॉइंट, ठीक है, बस समझना ही तो है, कॉमन पॉइंट किरेल कार्बन को दर्शाता है, कार्बन को दर्शाता है, दोनों का कॉमन पॉइंट किरेल कार्बन को दर्शाता है, ठीक। ओके, अगला पॉइंट नोट, नोट 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 नोट, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अरे क्लियर है, आवाज आ रही है बेटा मेरी? ओके, हाँ, अब जरा देखो ध्यान से, नोट, सिर्फ ग्रसित संरूपण का ही फिशर फॉर्मूला बनता है, सिर्फ ग्रसित संरूपण का ही फिशर सूत्र बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ ग्रसित संरूपण का ही क्या बनाया जा सकता है? फिशर फॉर्मूला बनाया जा सकता है। मतलब जब आगे वाले परमाणु के समूह पीछे वाले परमाणु के समूह को ढक ले, तब ही उसका फिशर फॉर्मूला बनता है। अगर सांतरित है तो उसको ग्रसित में कन्वर्ट करेंगे, जो हम बाद में सीखेंगे, अभी नहीं सीखना, ठीक है। थर्ड वाले की डेफिनेशन देखिए, थर्ड वाले में क्या दिखाना है बेटा? यहाँ पर थर्ड वाले की डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, थर्ड वाले की डेफिनेशन लिखाई गा मैंने। ये पहले वाला वेजडेश, फिर ये दूसरे वाला सोहोर्स, ये तीसरे वाला न्यूमैन, ये चौथे वाला फिशर। अब लिखेंगे थर्ड वाले की डेफिनेशन कहां लिखा है मैंने, ठीक है। विक्रम जी क्लियर है मामला? अरे समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो ध्यान से, ये वेजडेश फॉर्मूला, पेन खत्म हो गया तो पेन लेके आ जाओ, ठीक है। ये देखो, फिर ये दूसरा कंपाउंड सोहोर्स प्रोजेक्शन, सोहोर्स प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला। इसमें कुछ नहीं करना, इस 3D को 2D में रिप्रेजेंट करो, जैसा इसमें दिख रहा है वैसे छाप दो, बिना वेजडेश बनाए। और यहां पे देखो न्यूमैन में हम गोले बनाते हैं, ठीक है। आगे वाला परमाणु डॉट, पीछे वाला परमाणु गोला, ठीक है। ओके, ये आगे वाला परमाणु इधर से देख रहा हूं मैं, इधर से देख रहा हूं। क्लियर है मामला एकदम? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना ना तो आएगा। हाँ जी, न्यूमैन फॉर्मूला स्कूल में दूसरा बताया था, कोई बात नहीं, बनता है सही है बेटा, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे संरूपण में, जिसमें और बनाएंगे। हाँ, अब न्यूमैन प्रक्षेप फॉर्मूला भी हमने देख लिया, ठीक है। फिशर प्रक्षेप फॉर्मूला अब हम देखेंगे, 3D का 2D में निरूपण। 3D का, अच्छा 2D का 2D में निरूपण, खुश रहो यार, ठीक है। बस ये 2D का 2D में निरूपण है, बस यहाँ पर इस तरीके से इसको गोले वोले बना के दर्शाते हैं। हाँ, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर अगला टास्क, अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर अगला टास्क, जो कि आपको यहाँ पे देखना है। सिर्फ फिशर फॉर्मूला
इसका ग्रसित संरूपण का ही बनाया जा सकता है। अगर मान लो ग्रसित के अलावा कोई और दे रखा है तो हम कन्वर्ट करेंगे, अभी नहीं सीखना हमें, अभी हमारे टॉपिक पर चलना है और फिर वहां से फिर बाकी अगर सीखेंगे तो हम लास्ट में सीखेंगे। इसको जब मैं संरूपण बताऊंगा तो वहां पर कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है वहां देख लेंगे हम। अब आगे देखो फिशर संरूपण, देखो ध्यान से। अगर मान लो मेरे पास ये दोनों उल्टे वाई है, दोनों कैसे हैं? उल्टे वाई। दोनों कैसे है बेटा? उल्टे वाई। यहां पे है CH3, यहां पे है OH, यहां पर है H, यहां पर है CH3, यहां पर है OH, यहां पर है H। ये मेरे पास दे रखा है ग्रसित संरूपण। ग्रसित का क्या बनाना चाहता हूं मैं? फिशर बनाना चाहता हूं। ग्रसित का क्या बनाना चाहता हूं? फिशर बनाना चाहता हूं। कितने किरेल कार्बन है? एक किरेल कार्बन ये, एक किरेल कार्बन ये। तो जरा देखो ध्यान से, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खरीदो और दो यहां पे खींचो और दो कट लगा दो, ऐसे क्षैतिज रेखाओं से ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी और दो कट लगा दिए। मैं इधर से देख रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, तो इधर से देख रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले जो CH3 जो उल्टा वाई है, उल्टा वाई की पूंछ किधर जा रही है? ऊपर, तो इधर से ऊपर से स्टार्ट कर दो CH3, तो ये पीछे वाले का CH3 नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। इधर से देखा पूंछ ऊपर, ऊपर तो ऊपर से स्टार्ट कर दो। दाईं तरफ क्या आ रहा है? OH, बाईं तरफ क्या आ रहा है? H। इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H। सेम इस तरीके से इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H। ये बन गया फिशर। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अगर दोनों के दोनों उल्टे हो जाएं, सीधे वाई हो जाएं, यहां पर CH3 है, इधर OH है, इधर H है, यहां CH3 है, इधर OH है, इधर H है, तो किरेल कार्बन 2 है। ठीक है, सीधा वाई है, सीधा वाई, इसकी पूंछ नीचे जा रही है, नीचे से स्टार्ट कर दो CH3। इधर क्या है? OH, उधर क्या है? H। ठीक है, फिर ये ऊपर वाला ऊपर चला जाएगा। इधर क्या है? OH, इधर क्या है? H। ये बन गया। फिशर बनाने में कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, एकदम मक्खन है। ये है आपके फिशर सूत्र, फिशर सूत्र, जिसमें हम जो ये कॉमन पॉइंट है ना बेटा, दोनों का कटान बिंदु, ये पॉइंट एक किरेल कार्बन को दर्शाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों बना लियो तो एक जरा देखो ध्यान से। यहां पर मैंने ले लिया बेटा OH, यहां ले लिया H, यहां ले लिया CH3, यहां पे ले लिया सपोज करो मैंने CHO ले लिया। ठीक है, ओके। और यहां पे ले लिया मैंने, यहां पे ले लिया जैसे कि सपोज करो यहां पे भी ले लिया मैंने COOH। ठीक, और यहां पे ले लिया Br, और यहां पे ले लिया मैंने H। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? इस कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो हम सिंपल से देखेंगे, दो कार्बन है, ऊपर उल्टा वाई है, ऊपर से स्टार्ट कर दो, CHO ऊपर चला जाएगा, COOH नीचे आ जाएगा। ठीक है, राइट वाला राइट में, OH राइट में है, H लेफ्ट में है, Br राइट में है, H लेफ्ट में है। ये बन गया एकदम मक्खन। ठीक है, माजरा एकदम क्लियर है बेटा? ओके, ये बात है। तो बात ऐसी है, घर जैसी है, एकदम कंफर्ट हो जाओ एकदम बढ़िया तरीके से। अभी जितना मैंने बताया ये सब आपको समझ में आना जरूरी है। ओके, आगे वाले टॉपिक के लिए परेशान मत हो, वो भी आएगा समझ में। ठीक है, बस अभी इतना जो मैं बता रहा हूं वो कर लो। तो फिशर फॉर्मूला हम ऐसे देखते हैं। तो अब हमें यहां पर फिशर के बारे में पता चल गया। अब हमने ये फिशर के बारे में देख लिया ना बेटा कि भाई फिशर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे देखा जाता है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर जो मेरे को समझनी होती है, वो हमने समझ ली। तो अब वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था कि प्रकाशिक समायोजकता दर्शाने के लिए क्या शर्तें होती है। अणु किरेल होना चाहिए या असममित होना चाहिए या वो अपना अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब बनाना चाहिए। तो वो हमने यहां पर देखा। अब मतलब अणु असममित हो, ये सारी चीजें हो। फिर यहां पर हमने ये पढ़ा, सर अणु की असममितता देखी कैसे जाती है? सर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा अणु सम्मित है, कौन सा असम्मित है? अगली कहानी इस बात की है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा अणु सम्मित है, कौन सा असम्मित है? कौन कौन सी चीजें उसके अंदर देखनी होती है? तो हम एकदम पागल से हो जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। तो अब पता चलेगा आपको।
ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो सममिति के तत्व। हाँ जी, फिर आगे चीजें देखेंगे। सममिति के तत्व, सममिति के तत्व, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सममिति के तत्व, इनके आधार पर हम देखेंगे और बोलेंगे कि यार ये अणु सममित है या असममित है। ठीक, ओके। सममिति के तत्व, ओके। तो किसी भी अणु के अंदर मेरे को सममितता देखनी है बेटा, तो सममितता देखने के लिए 4 तत्व होते हैं जो हमें देखने होते हैं, जिसमें हमें 2 ही देखने हैं बस, उनमें काम चल जाएगा। ठीक, तो सममिति के तत्व बेटा यहां पर टोटल 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सममित तल, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममित तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो शॉर्ट में बोलते हैं इसको पीओएस, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास, दूसरा होता है आपके पास, अरे यार ये ऊपर नीचे बन गया, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपके पास सममित केंद्र, सममित केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सीओएस, सीओएस। 2 और होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये नहीं देखना है, एओएस। और एक होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस। ये है 4 सममिति के तत्व जिसके आधार पर हम किसी भी अणु के अंदर देख करके बता सकते हैं कि वो सममित है या असममित है। हमें इन दोनों से ही काम है, इनसे ही हमारा सारा काम हो जाएगा, प्रोग्राम एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लो सबसे पहले पीओएस, इनको लिख लो फटाफट से। ठीक, क्योंकि हम तभी तो बोलेंगे ना यार ये अणु असममित है, असममित है तो किरेल है, किरेल है तो प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। तो कहीं ना कहीं सारी बातें हमें घूम फिर कर कहां ले जाएगी, प्रकाशिक समावयवता की ओर लेके जाएगी। ठीक, ओके। ठीक है मामला, ओके। तो अब सबसे पहले हेडिंग डाल लो सममित तल कैसे देखते हैं, पीओएस। पीओएस बहुत ही सिंपल है यार, ऐसा काल्पनिक तल, जैसे भी मैं बता रहा था तुम्हें, वह काल्पनिक तल जो कि अणु को 2 बराबर भागों में बांट दे, सममित तल कहलाएगा। ठीक है, वह काल्पनिक तल, वह काल्पनिक तल जो अणु को 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांट दे कि आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब लगे। आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब लगे। ठीक है, पीओएस कहलाता है। कोई भी ऐसा काल्पनिक तल जो कि अणु को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दे, ठीक है, क्या कहलाएगा, सममित तल कहलाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, अगर चारों के चारों हाइड्रोजन है, ठीक है, चारों के चारों हाइड्रोजन है, अगर मैं यहां से सीधा काट दूं तो
हमें तो कोई भी एक तल देखना है ना, इधर वाला हाइड्रोजन अलग, इधर वाला हाइड्रोजन अलग, ये इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फोटो हाइड्रोजन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा। इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है, अर्थात ये सममित है, असममित नहीं है। अगर मैं बात करूं यहां पर, हाँ जी, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, क्या अब ये सममित है? क्या अभी भी ये इसमें क्या पीओएस है या नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ इनमें से किसमें से सममित तल विद्यमान है? तो अगर किसमें विद्यमान नहीं है, ऐसे कुछ ही पूछ लिया जाए तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर भी अगर मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूं तो ये दो बराबर हिस्से हो रहे हैं इसके। ये 2D में बता रहा हूं मैं, 3D में बताऊंगा नेक्स्ट थर्सडे को 3D में बताऊंगा, पूरा मॉलिक्यूल लेके आऊंगा, उसमें रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक, ओके। तो सममित तत्व देखना बहुत आसान है। अगर मान लो बेटा, यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से देखो किरिल कार्बन। अब देखो, इसमें चारों के चारों परमाणु अलग लगा दिए मैंने। अगर मैं यहां से लाइन गुजारूंगा तो इधर ब्रोमीन, इधर क्लोरीन, फोटो ही नहीं बनेगा। ऐसे लाइन गुजारूंगा, कैसे भी लाइन गुजार दो, आपको यहां पर कोई भी सममिति नहीं दिखाई देगी। इसमें कोई पीओएस नहीं है, कोई पीओएस नहीं है, इसीलिए ये असममित है। और इसमें कोई सममित केंद्र भी नहीं है, ऐसा केंद्र जिसके सापेक्ष सममित नहीं है, हाँ या ना, ठीक है, इसमें कोई पीओएस नहीं होगा। अब आगे देखो ध्यान से, जैसे कि बेंजीन को अगर मैं ले लूं बेटा, क्या इसमें सममिति है? इसमें क्या सममिति है? सर अगर मैं बेंजीन को ऐसे काट दूं तो सर इधर तो बंद है, इधर कहां है एक बंद, इधर तो दो बंद है। हाँ जी, जरा देखो ध्यान से, कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे। हाँ जी, क्लियर है, ओके। क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है? क्या इसमें पीओएस है? अगर मैं ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, सच में तो पीओएस ही नहीं है। अरे मुन्ना, आपको पता है क्या, बेंजीन तुम्हारे साथ धोखा करती है। उसमें पूरी रिंग में अनुनाद होता है, सारे बंद समान लंबाई के होते हैं। बेंजीन में सारे बंद समान लंबाई के होते हैं। तो ऐसे काट, ऐसे काट, कैसे भी काट, इसमें सममिति है, ठीक है। बेंजीन में देख, मैं तेरे को सममिति बताऊं, ऐसे सीधा काट दे, ऐसे काट दे, ऐसे काट दे, फिर ऐसे यहां से काट दे, ऐसे यहां से काट दे, ऐसे बीच में से दो पार्ट कर दे, ऐसे यहां से काट दे, ऐसे यहां से काट दे, और चाकू से बीच से चीर दे, जैसे सैंडविच को बीच में से काटते हैं ना, ऐसे बहुत सारे इसमें पीओएस है, इसमें पीओएस है, ठीक है। 1 और 2 में किरेल कार्बन नहीं है, हाथों का नहीं है ना बेटा किरेल कार्बन, क्योंकि सममिति है इसलिए, ठीक है। थर्ड वाले में नहीं है, कैसे भी काट, इसमें तो सममिति दिखाई देगी नहीं तेरे को, सममिति नहीं है इसलिए तो किरेल है। ग्लूकोज का भी फिशर फॉर्मूला बनता है, वेरी गुड। अरे इसमें काटो, इसको यह है तुम्हारी बेंजीन। बेंजीन में अनुनाद होता है। सर आपने बताया था ना कि सिंगल कार्बन ऑलवेज अनसिमेट्रिकल होता है। सिंगल किरेल कार्बन, पूरा सुना कर, सिंगल किरेल कार्बन सदैव असममित अणु होता है, ठीक है। यहां जरा देखो ध्यान से, यहां से काट दो ऐसे, यहां से भी आप 2 पार्ट कर दोगे, यहां से भी 2 पार्ट कर दोगे, यहां से काट दो, यहां से काट दो, यहां से काट दो, 2 बराबर हिस्से हो जाएंगे इसके। चाकू लाऊं? प्लीज जल्दी छोड़ दो, जाना है बेटा, चले जाओ ना, आप क्या दिक्कत है यार, 7:30 तक पढ़ाऊंगा बस, ठीक है। देख सकते हो आराम से, या आप इसको बीच में स्लाइस कर दो, इसका स्लाइस कट कर दो, ये हाफ कट और स्लाइस भी काट सकते हो इसकी, ठीक है, क्योंकि बेंजीन समतली होती है, उसकी स्लाइस कट सकती है। हाँ जी, डन है क्या मामला? तो समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा बेटा, ज्यादा डरावना नहीं पढ़ा रहा हूं, सिंपल सिंपल ही बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से यहां पर, अब मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन भी करा सकता हूं। यहां पर
CH3 है, यहां पे Cl लगा दिया, यहां पे Cl लगा दिया। क्या इसमें सम्मिति है? क्या इसमें सम्मिति है? क्या इसमें सम्मिति है? क्या इस कंपाउंड में POS है बेटा? क्या इस कंपाउंड में POS है? क्या इस कंपाउंड में POS है? नहीं है। यहां से काटना है इसे, में यहां से काटना इसको ऐसे, हाँ यहां से काटना। जरा देख ध्यान से मुन्ना, अब हमने देख लिया है यहां हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसके दो रूप बन सकते हैं सर। या तो दोनों क्लोरीन एक ही तरफ हो, अगर मान लो ये वाला क्लोरीन आगे है और ये वाला हाइड्रोजन पीछे है, और मान लो इसका भी क्लोरीन आगे है और हाइड्रोजन पीछे है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। या ये कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, जब तक 3D में ना बोला जाए आप ऐसे ध्यान रखें, ठीक है। मान लो इसका क्लोरीन आगे है, इसका हाइड्रोजन पीछे है। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा इसका हाइड्रोजन आगे हो, इसका क्लोरीन पीछे हो। 3D में हम जानते हैं। अब हम पढ़े लिखे हो गए, अब हमें ये पता चलने लग गया कि सर ये जो कार्बन है ना, ये किरेल है, ये कार्बन किरेल है, ठीक है। इसका इधर अलग है, इधर अलग है, ऊपर अलग, इधर अलग। तो यहाँ पे इसके दो रूप हो सकते हैं, या तो दोनों Cl आगे हो, या एक आगे हो एक पीछे हो, या दोनों पीछे हो। दोनों आगे हो दोनों पीछे हो, या एक आगे एक पीछे, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। दोनों में फर्क है ना। तो जरा देखो ध्यान से, इस कंपाउंड के अंदर देखो, अगर मैं यहां से काट दूं इसको, तो सर इधर भी क्लोरीन आगे, कांच में भी आगे दिखाई देगा, पीछे वाला हाइड्रोजन है, इधर भी पीछे वाला हाइड्रोजन है, सेम दिखाई देगा। अब यहां पे जरा देखो, क्लोरीन आगे निकल रहा है, कांच में उधर दिखाई दे रहा है। आप इधर हेलो कर रहे हो और कांच में इधर वाला हेलो कर रहा है हाथ, ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। इसमें कोई POS नहीं है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? इसमें POS है। ये लाइन अगर मैं इसमें इसे कट करूंगा तो इसमें कोई POS नहीं आएगा। बोलो ना यार, इसमें कोई POS नहीं होगा। सर ऐसे काट दूं तो कोई मतलब नहीं बेटा, उधर क्लोरीन इधर है ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? क्लियर हुआ मामला? तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, यह एक 2D अणु दे रखा है, इसको 3D में देखना पड़ेगा। और 3D में मैंने आपको बताया यार, अगर मैं इसको यहां से कट करूंगा तो यहां पर ये वाला रूप ये इस वाले में क्या है? POS है। इस वाले में POS नहीं है, ये अकिरेल है। मतलब क्योंकि ये सम्मित है, इसमें सम्मितता है। यह किरेल है क्योंकि इसमें POS नहीं है। किरेल है तो क्या प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा? ये प्रकाशिक सक्रिय है। इस अणु का ये वाला यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाएगा। समझ में आया? उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया ना, उड़ गया ना, उड़ गया बेटा, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। देखो यहां से, अरे यार यहां पे बीच में से देखो, इसका Cl आगे, इसका भी Cl आगे, इसका हाइड्रोजन पीछे, इसका ही पीछे। इसमें सम्मिति है, सम्मिति है तो ये अकिरेल है। लेकिन इसमें देखो ध्यान से, इसका हाइड्रोजन आगे है, इसका क्लोरीन आगे, इसका क्लोरीन पीछे है। अरे एक का क्लोरीन आगे एक का पीछे कैसे कट करेगा तू यहां पे ऐसे? तो यहां पे कांच लगा, यहां पे दर्पण लगा, यहां लाइन खींच। यहां पे बेटा देखो ध्यान से, आप कांच में ऐसे देख रहे हो, कांच में भी ऐसे देखना चाहिए ना। अब कांच में ऐसे देख रहा हो तो डरोगे कि नहीं डरोगे? कौन सा भूत आ गया इसमें? मैं तो इधर हाथ हिला रहा हूं, कांच ये वाला हाथ हिला रहा है, हाँ है ना। इसमें ये वाला क्लोरीन बाहर है, इधर हाइड्रोजन बाहर आ रहा है। इसमें POS नहीं है, POS नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल है। आप इधर देख रहे हो और कांच इधर देख रहा है, चंद्रमुखी याद आएगी कि नहीं आएगी? हाँ है ना, ठीक है मामला। तो जिधर देख रहे हो उधर ही देखे तो ठीक ही बात है।
वरना कुछ तो गड़बड़ है, नेचर के खिलाफ काम हो रहा है फिर तो। ठीक, ओके, फिर तो गुमनाम है कोई, वो वाली बात चलेगी। ओके, तो आप आराम से देख पा रहे हो, विजिबल कर पा रहे हो चीजों को। और देखो ध्यान से, इस कंपाउंड में देखो ध्यान से, इसका Cl ऊपर, ठीक है, ओके, और इसका भी Cl ऊपर। अगर मैंने लगा दिया, ठीक है, यहां पे H नीचे लगा दिया, यहां पे H नीचे लगा दिया, क्या इसमें POS है? क्या इसमें POS है? क्या इसमें POS है? जरा देखो ध्यान से, दोनों के Cl ऊपर, दोनों के H नीचे। सर ऐसे काट दो, क्या ऐसे काट देता हूं? क्या ये POS आ जाएगा बेटा? हाँ या ना? कि देखो, इसका भी Cl ऊपर, इसका भी Cl ऊपर, तो ऊपर ऊपर वाले ऊपर हो गए, नीचे नीचे वाले नीचे हो गए, इसमें भी POS है। हाँ या ना? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। तो आप POS देखना सीख गए, ज्यादा आपने कोई स्टडी नहीं करनी, बस हमको समझना था POS क्या होता है, वरना आप POS में ज्यादा उलझ जाओगे। ठीक है, ओके, जो मैंने बताया वो समझ में आया? जो मैंने बताया वो समझ में आया? एकदम क्लियर है मामला, ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना, बस हमें थोड़ा सा ये हिंट मिल गया कि हाँ POS ऐसे देखते हैं, बस इतनी सी बात है। अब एडिंग डाल लो COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वरना फिर बोलोगे सर समझ नहीं आया। सेंटर ऑफ सिमेट्री, बस हमें ये पता चल जाए कि अच्छा है, ऐसे देखते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र। सममित केंद्र, ऐसा केंद्र जिसके सापेक्ष अणु सममित हो, ठीक है, वह काल्पनिक केंद्र, वह काल्पनिक केंद्र जिसके सापेक्ष अणु सममित हो। COS कहलाता है। COS कहलाता है, COS कहलाता है, वह काल्पनिक केंद्र जिसके सापेक्ष अणु सममित हो, COS कहलाता है। जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर, इस कंपाउंड को ध्यान से देखो बेटा, इस कंपाउंड को ध्यान से, इसमें एक ऐसा बिंदु क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है जिसके सापेक्ष ये अणु सममित है? ऐसा बिंदु देखो ध्यान से। अगर मैं यहां पे सेंटर में कोई बिंदु मान लूं, इससे इस दिशा में गया NH, पीछे आया NH, इधर गया CO, इधर गया CO, इधर गया कार्बन, इधर गया कार्बन, इधर गया हाइड्रोजन, इधर नीचे आया हाइड्रोजन। 180 डिग्री, 180 डिग्री, इधर जो है वही नीचे हो, इधर जो है वही हो, ऊपर जो है जो नीचे हो, जो नीचे है वही ऊपर हो। 180 डिग्री पर जाने वाले पर परमाणु समान आए तो वो COS। क्या इसमें एक ऐसा बिंदु है? अगर मैं जो इधर देख रहा हूं वही मेरे को इधर दिखाई दे रहा है, जो इधर है वही इधर है, जो इधर है वही इधर है, तो यहां पे इसमें COS होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसमें POS तो है भी नहीं, इसमें POS तो है भी नहीं, इसमें POS तो है भी नहीं, और COS है पर इसमें POS नहीं है बेटा, इसमें आपको ऐसा सममित तल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हाँ, खट 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 खट, यहां पे एक, इसमें COS है। COS है तो ये कैसा है? सममित है। यह कैसा है? सममित है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ जी, तो ऐसे COS देखा जाता है, ऐसे COS देखा जाता है। बाकी बेंजीन वेंजीन बना लो, ठीक है, ये बेंजीन, ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में COS मिल जाएगा। बेंजीन हो तो बेंजीन में भी COS मिल जाएगा। ठीक है, COS देखना आसान होता है। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने का। खतरनाक तरीके से आ गया एकदम, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ओके, वहां पे नहीं जाना, अभी इतना देख लो। ठीक, क्लियर हो गया COS के बारे में। COS जान लिया, POS जान लिया, अर्थात जिसमें से इनमें से दोनों में से कोई भी एक चीज हो तो वो अणु सममित होगा, और अगर सममित है तो
किरेल नहीं है, किरेल नहीं है तो प्रकाशिक समायोजकता नहीं हो पाएगी, प्रकाशिक समायोजकता नहीं हो पाएगी, कोस थीटा वगैरह नहीं चल रहा है। ठीक है, अब अगली क्लास में हम क्या करेंगे, अगली क्लास में मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा प्रतिबिंब समायोजकता क्या होती है, इसी का पार्ट है। प्रकाशिक समायोजकता का हिस्सा होता है प्रतिबिंब समावयवी क्या होता है, विवरिम समावयवी क्या होता है, मीजो यौगिक क्या होता है, रेशमिक मिश्रण क्या होता है, आरएस विन्यास क्या होता है, कैपिटल डी कैपिटल एल विन्यास क्या होता है। बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, शानदार शानदार टॉपिक है, जरूर आप इनको पढ़ें। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपका टेस्ट भी है, अच्छे से पढ़ लेना, सारी बातें क्लियर कर लेना। रात के अंधेरे में क्यों डरा रहे हो, लगा 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 लगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद।